हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और डिस्कस अपने आप से और उसी भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 11 पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, हमने जापान की स्टोरी को उठाया था। हमने जापान में क्या बदलाव हुए थे उनको समझा था। राजनीतिक संगठन कैसे आया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था, सोशल लाइफ को हमने देखा था, है ना। और इकोनॉमिकली भी हमने जापान के इस कंडीशन को समझा था। आज जापान कहाँ है तो उसको जानना भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैं बार बार बोलता भी हूँ। तो अब हमने एक नया टॉपिक पढ़ना है और ये बहुत प्यारा टॉपिक है और आपकी बुक का नेक्स्ट टॉपिक ही है हमारे लेक्चर में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मीजी रिस्टोरेशन। मीजी रिस्टोरेशन। अब क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि शोगन्स नाम के लोग आए थे, मिलिट्री लीडर्स आए थे जो कि टोकुगावा फैमिली को बिलोंग करते थे। हमने बात करी थी इनके बारे में, विस्तार से इनके बारे में हमने जाना था। तो ये जो टोकुगावा फैमिली की शोगन्स थे वो रूल कर रहे थे और इनका रूलिंग पीरियड 1603 से 1867 तक था, है ना। टोकुगावा फैमिली के शोगन्स जो मिलिट्री लीडर्स थे रूल कर रहे थे। लेकिन अब क्या होता है, ये शोगन्स हट जाते हैं। अच्छा, शोगन से पहले कौन रूल करता था? एक एम्पायर, एक सम्राट, हमने बात करी थी, है ना। एक एम्पायर रूल करा करता था एंड देन पावर शिफ्ट हो गई शोगन्स पे। अब क्या होगा, ये शोगन्स दोबारा से हट जाएंगे और दोबारा से वापस एम्पायर रूलिंग करने आ जाएगा। पहले एम्पायर करा करता था, लेकिन एम्पायर को 1603 में हरा के मतलब शोगन्स डोमिनेट करते हैं, शोगन्स आ जाते हैं। अब दोबारा से क्या होने वाला है, शोगन्स हट जाएंगे पावर से और एम्पायर जिसके पास शोगन्स के टाइम में बहुत कम पावर होती थी वो दोबारा पावर में आ जाएगा और ये स्टोरी आगे बढ़ेगी। अब क्या होता है, देखिए, अगर मैं मीजी रिस्टोरेशन की बात करूं, मीजी एक्चुअली वहाँ पे गवर्नमेंट थी, आप एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हो, वहाँ की सरकार, जापान की सरकार, क्योंकि जापान भी डेवलपमेंट कर रहा था तो उनके एक्सपेंसेस को संभालना, उनके रेवेन्यू को संभालना, है ना, डिस्प्यूट सेटलमेंट करना, लड़ाई झगड़े कम करना, इन सब को मैनेज करना था। तो वहाँ पे मीजी नाम की सरकार आई थी जो ये सब वर्क कर रही थी, एक क्रिटिकल लेवल पे कर रही थी। अब क्या होता है, अगर मैं यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, आप बोलोगे यूएसए कहाँ जा रहे हो आप, हम तो जापान की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यूएसए का भी कंट्रीब्यूशन है। जापान के इस हिस्ट्री में यूएसए का बड़ा मेजर योगदान है, बड़ा मेजर रोल है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं यूएसए को समझूं, यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से जानूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अकॉर्डिंग देखूं, तो क्या था उस समय, अराउंड 1850s के आसपास, 1850s या 1860s का दशक था। तो इसके आसपास क्या था, यूएसए के जो लोग थे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना चाहते थे, ट्रेड रिलेशंस बनाना चाहते थे, व्यापारिक संबंध जापान से स्थापित करना चाहते थे, कूटनीतिक संबंध जापान से बनाना चाहते थे अपने बेटरमेंट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। तो ये क्या करना चाहते थे यूएसए के लोग, ये डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं, जो कूटनीतिक संबंध होते हैं, उसके साथ साथ ये ट्रेडिंग करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे, किन के साथ? जापान के साथ। क्यों ऐसा वो करना चाहते थे? क्योंकि जो जापान था वो चाइना के रूट में ही पड़ता था। अगर हम यूएसए से चाइना की तरफ जाएंगे तो उसी रूट में आगे जापान पड़ता था और जापान को यूएसए एक मेजर मार्केट की तरह देखता था। यूएसए के लोगों के अनुसार, अमेरिकन्स के अनुसार, जापान एक बहुत बड़ा विश्व स्तरीय मार्केट था जहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता था। उसके साथ साथ अगर ये संबंध स्थापित भी हो जाता तो यूएसए को बड़ा फ़ायदा मिलने वाला था। क्या फ़ायदा मिलने वाला था? जो इनकी शिप्स हैं, यूएसए की जो शिप्स हैं, उनको एक प्लेस मिल जाती रिफ्यूल होने के लिए, है ना, दोबारा से बेटरमेंट की कंडीशन प्राप्त करने के लिए, मतलब एक शिप्स को खड़ा करने के लिए भी उनको एक प्लेस मिल गई थी, क्योंकि जापान के बगल में जो पैसिफिक है, पैसिफिक ओशन, उसमें इनको, इनकी शिप्स को रिफ्यूल करने के लिए प्लेस मिल गई थी। लेकिन ये कैसे होता है, ये संबंध स्थापित कैसे करते हैं यूएसए के लोग जापानीज़ लोगों से, वहाँ के शोगन्स या वहाँ की सरकार से? तो क्या होता है, 1853 में, 1853 में क्या होता है, 1853 में यूएसए क्या करता है, एक पर्सनैलिटी को जापान भेजते हैं, एक इंसान है, उनको जापान भेजते हैं। और वो इंसान कौन थे? उनका नाम था कोमोडोर, कोमोडोर मैथ्यू पेरे, मैथ्यू पेरे।
तो कोमोडोर क्या होता है? कोमोडोर बेसिकली एक रैंक होती है, एक पोस्ट होती है नेवी में। जो आप नेवी देखते हैं, जो जल सेना होती है, जो जल सेना होती है, जो नेवी होती है, वहाँ पे एक पोस्ट होती है, जैसे कर्नल्स, जनरल्स ये आर्मी में पाए जाते हैं, वैसे नेवी में कोमोडोर नाम की पोस्ट होती है। तो वहाँ पे एक पर्सन थे उस समय, मैथ्यू पेरे नाम के, तो उनको जापान भेजा जाता है। यूएसए की सरकार इनको जापान भेजती है और इनसे कहती है कि आप जाइए, जापान जाइए और वहाँ की सरकार से, वहाँ के लोगों से बात कीजिए और हमसे एक ट्रीटी साइन करवा दीजिए। तो क्या होता है, ये मैथ्यू पेरे जापान जाते हैं और जापान पहुंचने के बाद ये क्या करते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ के जो मेन रूलर्स होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं जापान के, उनसे वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम आपसे एक ट्रीटी साइन करना चाहते हैं। ये यूएसए के पर्सपेक्टिव से चल रहा है। यूएसए वाले लोग क्या करते हैं, कोमोडोर मैथ्यू पेरे साहब को जापान भेजते हैं और जब पेरे साहब जापान जाते हैं तो वहाँ के ऑफिशियल्स से, जापानीज़ ऑफिशियल्स से, वहाँ की गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ को होल्ड करने वाले लोगों से बात करते हैं। पेरे साहब कहते हैं कि आप हमसे एक ट्रीटी साइन कर लीजिए और इस ट्रीटी के अनुसार हम आपसे फिर ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे और क्या करेंगे, डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित कर देंगे, कूटनीतिक संबंध आपसे स्थापित कर देंगे और आपकी मदद करेंगे। अगर कभी कोई परेशानी आती है तो यूएसए आपका समर्थन करेगा, यूएसए आपका सपोर्ट करेगा। तो ये ऐसी बात वो रखती हैं और फाइनली क्या होता है, जापान मान जाता है, ठीक है हम आपसे संबंध बनाना चाहते हैं। और 1853 में ही क्या होता है, जापानीज़ लोग मान जाते हैं कि ठीक है यूएसए से हम ट्रेडिंग कर लेंगे। और इससे पहले यूएसए जब ये केस हुआ था, इससे पहले जापान केवल एक ही वेस्टर्न देश से ट्रेडिंग करा करता था, जो कि हॉलैंड था। केवल हॉलैंड से ट्रेड करता था जापान। अगर मैं एक वेस्ट के देश की बात करूं, एक वेस्टर्न कंट्री की बात करूं, तो एकमात्र वेस्टर्न कंट्री हॉलैंड थी जिससे कि जापान ट्रेड करा करता था। लेकिन अब दूसरी कंट्री भी इसमें जुड़ जाती है जो यूएसए है। 1853 के बाद से यूएसए से भी यहाँ पे ट्रेडिंग होना शुरू हो जाती है। अब जो पेरे साहब आए थे 1853 में, इसका जो रिजल्ट हुआ, इसका जो इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, जापान के राजनीति में बहुत प्रभावकारी था। क्योंकि जापान के राजनीतिक सिस्टम में जो बदलाव आने वाले हैं, इसी के बाद से आने वाले हैं, इस 1853 के केस से आने वाले हैं। क्या आते हैं, अभी हम इसको विस्तार से जिक्र करेंगे। तो आई थिंक आपको ये स्टोरी इतनी क्लियर हो गई होगी, कैसे मैथ्यू साहब आते हैं और कैसे यहाँ पे संबंध स्थापित होता है और जापान के लोग भी उसी साल मान जाते हैं, ट्रीटी साइन कर लेते हैं और ये सब चीज़ें वहाँ पे हो जाती है। तो ये सब हमने देखा पेरे साहब के अराइवल को, है ना। जो मैथ्यू पेरे साहब आते हैं तो जो इनका आना होता है ये बहुत ही प्रभावकारी होता है जापान के राजनीति के अनुसार। अब क्या होता है देखिए, 1868 में क्या होता है, 1868 में फाइनली वहाँ पे जापान में एक रिवॉल्ट होता है, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होता है और जापान में शॉगन्स को हटा दिया जाता है। जो शॉगन्स वहाँ पे टोकुगावा फैमिली की तरफ से रूल कर रहे थे, फाइनली 1868 में शॉगन्स को हटा दिया जाता है और वापस से कौन आ जाता है, एम्पायर यहाँ पे रूल करने आ जाता है। तो दोबारा से एम्पायर को पावर मिल जाती है, क्योंकि शॉगन्स के समय में एम्पायर के पास, सम्राट के पास बहुत कम पावर हुआ करती थी। तो 1868 में फाइनली स्टेप लिया गया, एक रिवॉल्ट हुआ और शॉगन्स को हटा के वापस से एम्पायर जो है रूलिंग करने आ जाता है, राज करने आ जाता है जापान में। तो ये एक सिस्टम होता है। अब क्या था, इसी पीरियड के अनुसार, इसी के समय, इस सब के दौरान हम जानते हैं हमारा भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, कॉलोनाइज था। और उस समय जो यूरोपियन कुछ देश थे, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उनकी एक बड़ी ही फेमस स्ट्रेटजी थी। यूरोपियन कंट्रीज़ क्या कर रहे थे, अपना एक छत्र राज स्थापित करना चाह रहे थे, देशों को अपने गुलाम बनाना चाह रहे थे। जैसे हमारे इंडिया को ब्रिटेन ने गुलाम बना लिया था, इंडिया हार चुका था ब्रिटेन से और ब्रिटेन का वहाँ पे राज आ गया था। ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है, फिर कभी जिक्र करेंगे। तो इंडिया जैसे कि कॉलोनाइज था, ऐसे ही बहुत सारे देश जो थे उस समय कॉलोनाइज। जापान नहीं था, जापान में अपना खुद का स्वतंत्रता थी, खुद का इंडिपेंडेंस था। तो इस समय जब ये सब स्टेप हो रहे हैं जापान में, तो यूरोपियन कंट्रीज़ क्या कर रही थी, बाकी देशों को अपना गुलाम बना रही थी। जैसे इंडिया एक कॉलोनी था ब्रिटेन का, और इसी के साथ साथ चाइना जो था, चाइना भी हार जाता है, डिफीट हो जाता है एक यूरोपियन पावर से, एक यूरोपियन कंट्रीज से। तो ये न्यूज़ काफ़ी फैलती है जापान में।
तो चाइना कॉलोनी बन गया, चाइना तक गुलाम बन गया, भारत गुलाम बन गया, तो जापान एक देश बचता है। अब ऐसा ना हो, जापान गुलाम ना बने, जापान खुद इंडिपेंडेंट रहे, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्लेस करे जाते हैं। क्या करे जाते हैं? कार्यक्रम, नाटक करे जाते हैं, गलियों में, स्ट्रीट्स में, यहाँ भी प्लेस मिलता है, लोकल प्लेसेस पे प्लेस करे जाते हैं। इन सब चीज़ों को डिपिक्ट करा जाता है, इन सब चीज़ों को चित्रित करा जाता है, दिखाया जाता है लोगों को कि कैसे ये देश कॉलोनाइज होए, कैसे ये देश गुलाम बने। ये क्यों हो रहा है? ताकि लोगों के अंदर एक भय बना रहे, एक डर बना रहे कि आने वाले समय में ये भी कॉलोनाइज हो सकते हैं, जापानीज़ लोग भी कॉलोनाइज हो सकते हैं। तो ये डर बना रहे ताकि वो तैयार रहे, है ना, अगर यूरोपियन अटैक करने भी आते हैं तो तैयार रहे। तो प्लेस होते हैं, ये सब चीज़ें आती है। अब देखिए ये सब हो रहा है। पैरेलली क्या था, 1853 में मैथ्यू साहब आए थे, तो क्या था, जो जापान था वो अब थोड़ा सा खुलने लगा, घुल मिलने लगा यूरोपियन कंट्री, खासकर यूएसए से, है ना। तो यूरोपियन देशों से अब जापान थोड़ा सा घुल मिलने लगा। अब तक खुद का सेपरेट अपना रूलिंग कर रहा था, खुद के डेवलपमेंट कर रहा था, लेकिन जब से मैथ्यू साहब आए, मैथ्यू पैरे साहब, तो जापान अब यूरोपियन देशों से घुल मिलने लगा। अब कुछ लोग इससे सहमत भी हुए, कुछ लोग इसका विरोध करने लगे। कुछ स्कॉलर्स जो वहाँ पे जापानीज कुछ स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, वो बोलने लगे कि ये यूरोपियन आइडिया से हम प्रचलित हो रहे हैं, जो हम इनसे घुल मिल रहे हैं, यूरोप के आइडियाज़ को हमें समझना चाहिए, इनके मानसिकता को हमें अपनाना चाहिए। तो कुछ स्कॉलर्स ये इसका समर्थन करने लगे कि जापानीज स्कॉलर्स, कुछ जापानीज स्कॉलर्स इसका समर्थन करने लगे कि हाँ ठीक है, हमें इनके विचारों का समर्थन करना चाहिए, इनसे प्रभावित होना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को लाना चाहिए। अब कुछ चीज़ें थोड़ी विपरीत हो रही थी। कुछ स्कॉलर तो समर्थन कर रहे थे, लेकिन कुछ ऑफिशियल्स जो थे, कुछ वहाँ पे जो पर्सनालिटीज़ थे जापान में, वो इसका विरोध करने लगे। वो कहने लगे कि ठीक है, यूरोप से हम अगर घुल मिल रहे हैं, लेकिन हम यूरोपियंस लोगों को अपने देश में नहीं लाना चाहते हैं, यूरोप के लोग हमारे देश में ना आए, ऐसा कुछ ऑफिशियल्स कह रहे थे। हालांकि उन्होंने फाइनली जो टेक्निक्स है, जो वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ है, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। जो यूरोपियन टेक्नोलॉजीज़ है, जो वहाँ की मशीनरी है, उसको तो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था कि ठीक है, हम यूरोप के टेक्निक्स को अपनाएंगे, लेकिन ये चाहते थे कि यूरोपियन हमारे देश में ना आए। और कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे, वो कंजर्वेटिज्म के थे थोड़े से, जो कुछ लोग बाकी के बचते थे वो थोड़े से कंजर्वेटिव थे। वो कहते थे कि जो हम ये घुल मिल रहे हैं, बाहरी दुनिया से जो हम मिल रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन एक सीमित संख्या में होना चाहिए, बहुत धीरे धीरे हमें बाहरी दुनिया से मिलना है, बहुत लिमिटेड ओपनिंग अपनी रखनी है आउटर वर्ल्ड से। तो ये विचारों का आवागमन पूरे जापान में आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है। प्लेस करे जा रहे हैं, नाटक करे जा रहे हैं लोगों के अंदर भय रखने के लिए। और जापान एक यूरोप की कॉलोनी ना बने, इसके लिए वो क्या कर रहे थे, वहाँ की सरकार क्या कर रही थी, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को ला रही थी, नेशनलिज्म की भावना को ला रही थी, लोगों के अंदर भाईचारा बढ़ाना चाह रही थी, ब्रदरहुड लाना चाह रही थी, फ्रेटर्निटी लाना चाह रही थी, ये सब लाना चाह रही थी। क्यों लाना चाह रही थी? ताकि लोग अपने देश पे गर्व करें, और भगवान न करे अगर आगे चलकर ऐसा हो, यूरोप हम पे अटैक करे, तो हम समझ जाएं और इसका अच्छे से सामना कर सकें। तो ये सब चीज़ें हम जापान में देखने को हमें मिल सकती है। सो इतना आई थिंक आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब मीजी की सरकार वहाँ पे आती है, तो वो अपने कुछ इनिशियल स्टेप्स लाती है। मीजी की जो सरकार आती है तो वो अपने कुछ स्टेप्स लाती है। जैसे कि मीजी की सरकार जब आई वहाँ पे, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, मीजी गवर्नमेंट, वो एक पॉलिसी लाती है। एक पॉलिसी वहाँ पे आती है जिसका स्लोगन होता है फुकुकु क्यूही, फुकुकु क्यूही। तो इस नाम की एक पॉलिसी लाती है, मतलब पॉलिसी होती है, उसमें एक स्लोगन होता है, नारा होता है, उस पॉलिसी का नारा होता है फुकुकु क्यूही। इसका मतलब है कि रिच कंट्री, नारे का मतलब है रिच कंट्री, अमीर देश, स्ट्रॉन्ग आर्मी, मजबूत सेना, स्ट्रॉन्ग आर्मी। तो ये इनका नारा होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं स्लोगन से कि इनका मेन फोकस क्या था। अब यहाँ की जो गवर्नमेंट थी मेनली आर्मी पे फोकस कर रही थी। आर्मी पे फोकस क्यों कर रही थी? ताकि वॉर्स का समय था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो आर्मी को स्ट्रॉन्ग तो करना ही था। उसके साथ साथ कंट्री रिच करने पे इनका एक मेन मोटिव था, मेन इनका फोकस था।
तो क्या होता है, अब वहाँ की जो सरकार है वो रेवेन्यू थोड़ा सा कलेक्शन करती है, बीजे गवर्नमेंट थोड़े से टैक्सेस लेती है और इनकी फंडिंग करती है, ये आर्मीज़ की फंडिंग करती है और साथ साथ में थोड़ा सा आर्मी को प्रोत्साहित करती है। अभी हम देखेंगे कि आर्मी में कैसे लोगों को भर्ती करा जाता था, तो ये सब चीज़ें होती है। अब हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम की। देखिए, किसी भी देश में एक अच्छा अगर एजुकेशन सिस्टम है तो उसने प्रगति करनी है, ये तो हम सब समझते हैं, है ना। तो एजुकेशन सिस्टम पे भी काम होने लगा। अब देखिए, एक वर्ष मैं आपको बताऊंगा, एक साल बताऊंगा जो बहुत लैंडमार्क क्रिएट कर देता है, बहुत मेजर एक ईयर है जापानीज हिस्ट्री में, और वो है 1870। 1870 से खासकर 1872 का जो समय था, और 1870s का दशक या 1880s का दशक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जापानीज हिस्ट्री में। तो क्या होता है, जापान का जो स्कूलिंग सिस्टम होता है, उसको अब परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है 1870 से, इस पे काम होने लग जाता है। तो स्कूलिंग सिस्टम पे काम हो रहा है। अब क्या था, बहुत फोकस हो रहा था, खासकर जो बॉयज़ थे, लड़के और गर्ल्स, ये देखिए, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की एजुकेशन को एक्सेप्ट करा गया, खासकर गर्ल्स की एजुकेशन को प्रोत्साहित करा गया कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं, जापान का जो आइडियोलॉजी है, जापानीज लोगों की जो मानसिकता है, इस समय से ही इतनी अच्छी हो गई थी। तो जाहिर सी बात है ना, आज के समय में प्रगति करा होगा इसने, इतना आगे बढ़ा होगा। हमारे भारत में तो इस समय तक लड़कियों की शिक्षा तक नहीं होती थी, लोग समर्थन ही नहीं करते थे। लेकिन आप ये देखिए, जापान का जो सिस्टम है, जो मीजी की सरकार है, वो क्या स्ट्रेस कर रही है, क्या एम्फेसाइज कर रही है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की शिक्षा को होना चाहिए, लड़कियों की शिक्षा को भी प्रोत्साहित करा जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ काफ़ी चेंजेस हुआ 1910 में। आते आते जब कोरिया को इन्होंने कैप्चर करा था, तो 1910 में आते आते ये जो स्कूलिंग सिस्टम था, जो एजुकेशन सिस्टम था, जो एजुकेशन थी, वो सबके लिए यूनिवर्सल कर दी गई। फाइनली सबको अच्छे से शिक्षा भी मिलने लग गई 1910 में आते आते फाइनली। तो आप देख सकते हैं जापान में जो पढ़ाई लिखन है, पठन पाठन है, उस पर कितना स्ट्रेस हो रहा है। अब क्या था, वहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी, जापान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी, वो थोड़े से चेंजेस लाती है, बदलाव लाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस एजुकेशन अफेयर्स को संभालती है, और जो पूरा करिकुलम होता है, करिकुलम इन द सेंस जो पूरा बच्चों का सिलेबस होता है, बच्चों को क्या शिक्षा देनी है, ये सब यही संभालती थी जापान की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और जो भी बुक्स होती है, टेक्स्ट बुक, क्या क्या किताबें छापनी है, क्या क्या बच्चों को शिक्षा देनी है, ये सब इन्हीं का कार्य होता था। टेक्स्ट बुक्स भी ये छापते थे, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो जापान की थी। अब क्या हुआ, जापान में बच्चों को बेसिकली क्या पढ़ाया गया, जो इनका स्कूलिंग सिस्टम था बेसिकली वेस्टर्न मॉडल पे आधारित होता था। जो वेस्टर्न मॉडल है उस पे आधारित होता था। जो भी इनका स्कूलिंग सिस्टम था, ये वेस्टर्न मॉडल पे आधारित था। जो यूरोपियन स्ट्रक्चर है, वेस्ट का जो पढ़ाई लिखन का स्ट्रक्चर है, उसी पे इनका स्कूलिंग सिस्टम आधारित था। लेकिन उसके साथ साथ ये लोग क्या करते थे, मॉरल वैल्यूज़ को भी फोकस करा करते थे कि बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाई जाए। ठीक है, हम यूरोपियन स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, वेस्ट के स्ट्रक्चर को, वहाँ की जो पढ़ाई लिखन है उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाई जाती थी। जो एथिक्स होते थे वो भी बच्चों के मजबूत करे जाते थे, जो मॉरल वैल्यूज़ होती थी वो भी बच्चों की मजबूत करी जाती थी। बच्चों को सिखाया जाता था कि आपको देश का एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न बनना है, आपको माता पिता का सम्मान करना है, इसकी कदर करनी है, और देश के लिए कुछ अच्छा करना है। ये सब भावनाएं बच्चों में लाई जा रही थी, और स्कूलिंग सिस्टम कुछ ऐसा चल रहा था। अब क्या हुआ इसके बाद, तो ये वेस्टर्न मॉडल था, एथिक्स पढ़ाए गए, ये सब लेक्चर होने लगा, प्लस जो जापानीज़ लिटरेचर है, जो पुराना जापान का लिटरेचर था, वो भी बच्चों को पढ़ाया गया। तो ये सारा एजुकेशन पे वर्क हुआ और चीज़ें बदली। अब हमने बात करी थी कि एम्पायर दोबारा वापस आ गया था, शोगुन्स को हटा के एम्पायर जो सम्राट था वापस आ गया था। तो जो एम्पायर था उसको कैसे अब ट्रीट करा जाता था, वही रिस्पेक्टली उसको ट्रीट करा जाता था। क्यों करा जाता था इतना रिस्पेक्टफुली, इतने रेवरेंस के साथ? क्योंकि उसको माना जाता था ना कि वो सन गॉडेस का एक सक्सेसर है, डेसेंडेंट है, और
इसलिए उसकी इतना सम्मान होता था। अब इस समय एक बड़ा चेंज जापान में देखने को मिला। क्या चेंज आया इस समय? जब मीजी की सरकार थी, पढ़ाई में इतना हो रहा था, रेवेन्यू मेंटेन करा जा रहा था, आर्मी पे फोकस करा जा रहा था, तो अब क्या होता है देखिए, बड़ा ही एक रोचक बदलाव हम जापान में देख सकते हैं। क्या हुआ इस समय जब मीजी की सरकार आई, सिविल सर्वेंट्स, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, सिविल सर्वेंट्स, वो आ गया, ये सिस्टम, ये कंसेप्ट आ गया। आज के डेट के हमारे इंडिया में IAS, IFS, IPS, बाकी जो ऑफिसर्स होते हैं, जो भी ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये सिविल सर्विसेज, ये सिविल सर्वेंट्स का कंसेप्ट जापान में आ गया। तो वहाँ पे एक ब्यूरोक्रेसी स्थापित हो गई, ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम जापान में देखने को मिला। ये बदलाव जापान में हम देख सकते हैं। अब क्या हुआ, हमने बात करी कि एम्पायर आ गया था वापस, तो रिस्पेक्टफुली ट्रीट होता था और इसको एक मॉडल माना जाता था कि एम्पायर क्या है, एक वेस्टर्नाइजेशन का राजा है, इसको एक वेस्टर्नाइजेशन के मॉडल से ट्रीट करा जाता था। तो ये कैसे कपड़े पहनता था एम्पायर? जो वेस्ट की मिलिट्री की ड्रेस होती है, वेस्टर्न मिलिट्री ड्रेस, ऐसे कपड़े पहना करता था, इसका रूल चलता था, अथॉरिटी इसको होल्ड करता था। लेकिन पैरेलली एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम भी था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो था, लेकिन फिर भी जो ब्यूरोक्रेसी है और जो आर्मी है, ये किसके अंडर में होती थी? एम्पायर के अंडर में होती थी। हालांकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे संविधान तो है, लेकिन उसके नियम इन ब्यूरोक्रेसी, इन सिविल सर्वेंट्स और आर्मी ऑफिसर्स पे उतने नहीं लगते थे, क्योंकि ये दोनों ही राजा, जो एम्पायर है, जो सम्राट है, उसके कंट्रोल के स्वाधीन होते थे, उसके कंट्रोल के अंडर होते थे। तो ये चेंज हम देख सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी आ रहा है। और इसके साथ साथ एम्पायर का जो जन्मदिन होता था, जो एम्पायर का बर्थडे होता था, उसको एक नेशनल हॉलीडे जापान में बना दिया गया। एक नेशनल हॉलीडे आप देख सकते हैं जो जापान में हो रहा है। वेस्ट का मॉडल अपनाया जा रहा है, पूरा यूरोपियन स्ट्रक्चर को अपनाया जा रहा है। वेस्टर्न मिलिट्री ड्रेस राजा पहन रहा है, वेस्टर्नाइजेशन का उसको एक किंग माना जा रहा है, ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स आ रहे हैं। तो ये सब बदलाव हम जापान में देख सकते हैं। अब क्या हुआ, कुछ बदलाव अन्य भी आए, और भी आए जो मीजी की सरकार ने करे। जैसे क्या था, जो लड़के हुआ करते थे 20 साल के या उसके ऊपर के, उनको एक सर्विस देनी पड़ती थी। जो भी 20 साल या उसके ऊपर के लड़के होते थे जापान में, उनको आर्मी में थोड़ा सा भर्ती होना पड़ता था, आर्मी को अपनी सर्विस देनी पड़ती थी। ये बिल्कुल फिक्स कर दिया गया था, लॉ निकाल दिया गया था, क्योंकि आर्मी ही थी ना, क्योंकि उस समय तो फाइट्स हो रही थी, रेबल्स हो रहे थे, आर्मी को फोकस करा जा रहा था। अब एजुकेशन को इतना इम्प्रूव करा जा रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ को इतना इम्प्रूव करा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो फंडिंग लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालना पड़ेगा सरकार को। तो क्या हुआ, टैक्सेस कर दिए गए, और इन सब से ये सिस्टम जो है डेवलप होने लगा। और शॉगन्स के समय में जो हमने डोमेन्स हमने डिस्कस करे थे, जो डोमेन्स बना दिए गए थे 250 लगभग डोमेन्स, तो इन सबको बदला गया। जो पुराने ओल्ड विलेज होते थे, जो पुराने जापान में गांव थे, उन सबको चेंज करा गया और नया एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप कर दिया गया मीजी के समय में, मीजी की सरकार के टाइम। ये बदलाव हम देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर आ गया है और डोमेन्स की जो बाउंड्री है उसको बदला जा रहा है, तो ये हम देख पा रहे हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, जो पॉलिटिकल पार्टीज जापान में थी, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, वो जो बनती थी ना, नई पॉलिटिकल पार्टीज का जो फॉर्मेशन होता था, इन सबको कौन कंट्रोल करता था? मीजी गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। बाउंड्रीज को एडमिनिस्टर करा जा रहा है, नई बाउंड्रीज आ रही हैं, नई पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्मेशन को कंट्रोल करा जा रहा है, रेगुलेट करा जा रहा है। जो मीटिंग्स होती है उसको भी रेगुलेट करा जा रहा है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगा दी। क्या लगा दिया? सेंसरशिप। इसका मतलब ये था कि जो भी छपाई होती थी, जो भी छापा जाता था, वो एम्पायर गवर्नमेंट के एग्रीमेंट से होता था, उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं छाप सकता था, मतलब उनके अनुमति के बिना आप कुछ नहीं पब्लिश कर सकते हो। तो सेंसरशिप भी वहाँ हम देख पा रहे। तो जाहिर सी बात है, इन सब मेजर्स में कुछ लोग सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपोजिशन गवर्नमेंट ने फेस करा, अपोजिशन होने लगा, थोड़ा सा लोग अपोज करने लगे। तो 1890 में अब एक एक्ट आया जिसका नाम था द
रिस्क्रिप्ट ऑन एजुकेशन, ये एक एक्ट आता है 1890 में, द इम्पीरियल रिस्क्रिप्ट ऑन एजुकेशन नाम का एक एक्ट आता है। द इम्पीरियल रिस्क्रिप्ट ऑन एजुकेशन नाम का 1890 में एक्ट आता है, और यही एक्ट ये सब चीज़ें लाता है। जैसे हमने बात करी थी मॉरल वैल्यूज़, एक मॉरल कल्चर जो है बच्चों में डेवलप करा जा रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो करिकुलम बना रही थी, सिलेबस बना रही थी, ये सब इस एक्ट के तहत हुआ, मतलब चेंजेस हुए। तो ये तो हमने थोड़ा बहुत मीजी की सरकार में जो इनिशियल स्टेप्स थे, है ना, कैसे वो गवर्नमेंट आती है, कैसे वो इनिशियल स्टेप्स होते हैं, वो जाना। अब हम एक लास्ट टॉपिक आज कवर करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम बाकी की स्टोरी बाद में देखेंगे। अब देखिए 1870s के बाद से क्या हुआ, जापान में थोड़ा सा जो सिनेरियो था, जापान का जो दृश्य था बिल्कुल बदल गया। मतलब अब जापान एक सही तौर पे ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रहा था, ज़्यादा मॉडर्न सेंस जापान में क्रिएट हो रहा था। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे किस चीज़ की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। जापान में जो फैक्ट्रियाँ स्थापित हो रही थी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, वो कैसे आ रहा था, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। तो अब हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, जो वहाँ के इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनका थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल सिस्टम डेवलप हो रहा है, थोड़ा सा इसको भी जिक्र कर लेते हैं। तो मीजी के समय में इंडस्ट्रीज़ पे बहुत फोकस करा गया। अब मैंने आपसे कहा कि 1870 जो है और 1872, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस आप कह सकते हो समय है जापान का। क्यों है इतना? क्योंकि देखिए 1870 से 1872 के बीच क्या हुआ था जापान में, पहला जो वहाँ का रेलवे लाइन है वो बिछा। फर्स्ट रेलवे लाइन जापान में बिछ गया। कहाँ से कहाँ तक बिछा? टोक्यो जो है ना, टोक्यो से, और जो एक पोर्ट है योकोहामा का, योकोहामा नाम का एक पोर्ट है, तो वहाँ से वहाँ तक ये पहली रेलवे लाइन बिछती है 1870 से 72 के बीच में। और टोक्यो जो नाम ये पड़ता है ईडो का, ये कब पड़ता है? जब वापस शोगन्स को हराया जाता है, जब एम्पायर दोबारा वापस आता है, तब जाके ही ये टोक्यो नाम पड़ता है, तब जाके ही ये टोक्यो नाम पड़ता है। और इसका मीनिंग था ईस्टर्न कैपिटल एक्चुअली में। तो ये एम्पायर जब वापस आता है शोगन्स को हरा के, तब ये नाम टोक्यो आता है। उससे पहले ईडो ही चलता था, और टोक्यो का नाम है ईस्टर्न कैपिटल, बेसिकली ये डिनोट करता था। तो 1870 से 72 के बीच पहला रेलवे लाइन टोक्यो से योकोहामा के पोर्ट के बीच बिछता है, और ये बदलाव हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, दो वहाँ पे बहुत मेजर कंपनीज आ जाती है। दो फेमस कंपनीज जापान की है, एक है मित्सुबिशी नाम की कंपनी, मित्सुबिशी, और एक है सुमिटोमो। जैसे हमारे यहाँ मारुति है, बहुत सारी कंपनीज है, वैसे ही यहाँ पे जापान में दो मेजर कंपनीज आ जाती है। एक मित्सुबिशी नाम की कंपनी आती है, एक सुमिटोमो नाम की कंपनी आती है। ये दोनों कंपनियाँ क्या करती है, शिप्स बनाती है, पानी के जहाज बनाती है। शिप्स क्यों बनाती है? ताकि जो अब जापान का ट्रेड हो रहा था वो किस में हो, जापानीज शिप्स में ही हो, खुद की शिप्स में हो, ताकि फंडिंग बच सके, पैसा बच सके, और शिप बिल्डिंग ये काफ़ी करते हैं। ये दो कंपनीज आती है। उसके साथ साथ यूरोप का जो मॉडल था उसको अपनाया गया, यूरोप के टेक्निक्स को लिया गया, वहाँ की मशीनरी को एक्सेप्ट करा गया, प्लस यूरोपियन कुछ जो टेक्नीशियंस है, फॉरेन टेक्नीशियंस, उनको भी जापान बुलाया गया, ताकि वहाँ के वर्कर्स को, जापानीज़ वर्कर्स को ट्रेन करा जा सके। यही लोग क्या करते थे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया करते थे और लेक्चर्स दिया करते थे, लोगों को एक्सपर्टीज़ देने के लिए इन टेक्नीशियंस को बुलाया गया था। ये बदलाव भी अच्छा था। तो ये आप देख सकते हैं कैसे बदलाव हो रहा है। अब क्या हुआ, ये सब हो रहा है, शिप्स आ रही हैं, तो क्या हुआ, लोग जो हैं अब सिटीज़ की तरफ आगे बढ़ने लगे। जो विलेज का एरिया है वो छोड़कर अब ज़्यादातर लोग क्या करने लगे, सिटीज़ में आने। अब देखिए जाहिर सी बात है, देखिए जब लोग शहर में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इतना डेवलपमेंट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आबादी बड़ी होगी देश की, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी कि 35 मिलियन लोग थे पहले 1872 के आसपास, और 1925 के आसपास 35 से 55 मिलियन लोग, 20 मिलियन लोग बढ़ जाते हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाती है।
तो बहुत पॉपुलेशन का प्रेशर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो जो मीजी की गवर्नमेंट है वो माइग्रेशन फिर कराती है, इन लोगों को अन्य जगह भेजती है। जैसे कुछ लोगों को हुकाइडो भेजा जाता है, हुकाइडो हमने बात करी थी, ये नॉर्थन आइसलैंड था हुकाइडो का, वहाँ पे लोगों को भेजा जाता है जहाँ पे बेसिकली जो नेटिव्स हैं, जो वहाँ के मूल निवासी है कौन थे, आइनू लोग रहा करते थे। फिर ब्राज़ील भेजा गया कुछ लोगों को, ब्राज़ील के साथ साथ और अन्य जगह भेजा भी जा रहा था। जैसे जापान अपने आप को और विस्तार में ला रहा था, अपने टेरिटरीज़ को बढ़ा रहा था, तो नई टेरिटरीज़ में भी इन लोगों को सेटल करा जा रहा था। तो पॉपुलेशन के प्रेशर को भी संभाला जा रहा था और सिटीज़ में लोग काफ़ी बढ़ने लगे। जैसे पहले 21% लोग थे सिटीज़ में, वो 21 से जाके 32% के लोग शहर में आने लग गए 1925 के आसपास तक। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे जापान का सिस्टम इतना परिवर्तित हो रहा है। टेक्नीशियंस को बुलाया जा रहा है, शिप बिल्डिंग हो रही है, और उसके साथ साथ यहाँ पे ज़ाईबत्सु का कंसेप्ट आ गया। अब ये ज़ाईबत्सु क्या होता है? बेसिकली ये एक बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक सिंगल इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स कंट्रोल करते हैं, द इंडिविजुअल फैमिली कंट्रोल करती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनका काफ़ी डोमिनेंस भी था और ये काफ़ी जापान को डोमिनेट करा करते थे। तो ये सारा सिस्टम जापान में हम देख सकते हैं कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है। सुमिटोमो, मित्सुबिशी नाम की कंपनियां आ रही हैं, इनको सब्सिडीज़ के द्वारा हेल्प मिली थी, टैक्सेस के द्वारा हेल्प मिली थी और इनका सेटअप हुआ था। उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल टैक्स वहाँ लगा दिया ताकि क्या है, फंडिंग करी जा सके, आर्मी को फोकस करा जा सके। तो ये सब चीज़ें हमने मेजी के समय में देखी। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में कि लोग की जो लाइफ है, जो एवरीडे लाइफ थी, है ना, रोज़ की जो ज़िंदगी थी, वो कैसे परिवर्तित हो जाती, फैमिली सिस्टम क्या बन जाता है जापान में। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।